The Stationery Shop of Tehran, Part 3, Chapter 17, 1956, कैलिफोर्निया कॉफी शॉप। कैलिफोर्निया नया और चमकदार था। वहाँ की हर चीज़ किसी नए खिलौने की तरह लग रही थी, जिसे अभी-अभी खरीदा और खोला गया हो। धूप से नहाए भवन, चमचमाती सड़कें, जगमगाती दुकानें, पुरुषों के तंग कमीज और महिलाओं के आकर्षक कपड़े किसी सिनेमा मेट्रोपोल फिल्म के दृश्य जैसे लग रहे थे। अपने नए घर की चकाचौंध भरी धूप के बावजूद रोया को लगातार घर की याद सता रही थी। जारी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे उसके पुराने जीवन से जोड़े रखी थी। दोनों बहनें एक दूसरे के सहारे ही जीवित रहीं। उन्होंने अपने नए बोर्डिंग हाउस में रहना और बे एरिया के मिक्स कॉलेज के कैंपस में घूमना सीखा। साथ मिलकर उन्होंने अपनी नई भाषा का अभ्यास करना सीखा। शुरुआत में रोया को ऐसा लगा जैसे वह मूक कलाकार हो। हाथों के इशारों और अतिशयोक्तिपूर्ण कंधों के उचकाने से वह अंग्रेजी शब्दों की कमी को पूरा कर रही थी। बस उसके पास नकली आंसू दिखाने की कमी थी। एक नए देश में होना किसी अंधेरे कमरे में ढकेल दिए जाने जैसा महसूस हुआ। शुरुआत में कुछ स्पष्ट नहीं था, सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें अभ्यस्त हो गईं। जो आकृतियां पहले अस्पष्ट थी, वे धीरे धीरे बड़ी मेहनत से स्पष्ट होने लगी। रोया और जारी एक दूसरे का मार्गदर्शन करती रहीं। भले ही अक्सर ऐसा लगता था जैसे अंधे ही अंधे का नेतृत्व कर रहे हों। उन्होंने अपनी मकान मालकिन श्रीमती किस्सेपाग को विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, जिनके घर में वे कई अन्य छात्राओं के साथ रहती थी। रोया तेहरान को पीछे छोड़ना चाहती थी। भले ही वहाँ कितना भी दर्द, दिल टूटना और राजनीतिक उथल-पुथल क्यों ना हो, फिर भी उसके पास एक नया जीवन बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसे आगे बढ़ना ही था और जारी ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। तेहरान में रोया अक्सर अपनी बहन को घमंडी और आत्ममुग्ध समझती थी, लेकिन अपने जीवन के इस अध्याय में और एक ऐसे जुनून के साथ जो लगभग सनक की हद तक पहुंच गया था, जारी ने नई अमेरिकी संस्कृति को इस तरह आत्मसात कर लिया मानो वह उस हवा में सांस ले रही हो जो उसे डूबने से बचाएगी। महिला विश्वविद्यालय में अपने दूसरे वर्ष तक रोया और जारी दोनों अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही थी और उनके दोस्तों का एक छोटा सा समूह था जिनके साथ वे फिल्में देखने जाया करती थी, रात का खाना खाती थी और कभी-कभी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी पीती थी। घर की याद सताने के बावजूद भी भाषा पर महारत हासिल करना और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की कक्षाओं में सफलता प्राप्त करना उनके लिए पर्याप्त था। रोया ने पुरुषों से नाता तोड़ने की कसम खा ली थी, लेकिन जारी अमेरिका में बसने के बावजूद भी हमेशा खुली, हंसमुख और थोड़ी नादान बनी रही। जल्द ही एक युवक, जैक बिशप, जिसे वह एक सहपाठी के घर पर मिली थी, जारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। और तो और अपने देश के सभी हसन, हुसैन और साइज़ भी इस जैक के सामने फीके लगते थे। जैक किसी लकड़हारे जैसा दिखता था। उसके चौड़े कंधे, गठीला शरीर और हल्के सुनहरे बाल थे, जिन्हें कटवाने की जरूरत थी। वह लगातार सिगरेट पीता रहता, मुस्कुराता रहता और अपने बालों को अपने आंखों से हटाता रहता। उसके पिता एक घुमंतू विक्रेता थे, लेकिन जैक पूंजीवाद के बंधन से मुक्त होकर वाल्ट व्हिटमैन की रचनाओं को गहराई से समझना चाहता था। जारी उस पर पूरी तरह से मोहित हो गई। रोया ने अपनी बहन को बदलते हुए देखा, जो पहले एक व्यस्त ईरानी लड़की थी, जो आलीशान पार्टियों में जाना और किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, अब एक ऐसी लड़की बन गई थी जो सिर्फ समझना चाहती थी। उसे कविताओं से प्यार क्यों था? रोया को कई बार युवा प्रेम की चंचलता और अनिश्चितता का एहसास हुआ। जैक की उपस्थिति में जारी मानो हवा में उड़ने लगी। बस यूं ही उसे जैक से बेइंतहा प्यार हो गया। बर्कले के टेलीग्राम एवेन्यू स्थित एक कैफे में गोल मेज पर किताबों के ढेर के पीछे रोया अपनी लैब नोटबुक में लिख रही थी।
वह रसायन विज्ञान की उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, जो उसे परेशान कर रही थी। वह दूसरों से नज़रें मिलाने से बच रही थी और सबसे ज़्यादा चाहती थी कि श्रीमती किस्पाक के घर में अपने कमरे में सो जाए। दोपहर ढल चुकी थी और कैफ़े का शोरगुल उसके मन को शांत करने में ज़रा भी मदद नहीं कर रहा था, जबकि वह ख़ास तौर पर यहाँ इसी उम्मीद से आई थी कि पृष्ठभूमि का शोर पढ़ाई को कुछ हद तक आसान बना देगा। मंगलवार की सुबह 9 बजे, 3 दिन बाद, उसे रसायन विज्ञान की अंतिम परीक्षा देनी थी। पाठ्य पुस्तक में मिले शब्दों, प्रतीकों और संख्याओं को समझने की कोशिश करते हुए वह खुद को पूरी तरह से पिछड़ी हुई और अप्रस्तुत महसूस कर रही थी। उसे बहुत पहले ही पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। उसने आखिरी कुछ दिनों के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया था। अब वह पाठ्यक्रम में डूबी हुई थी और उसे सब कुछ कवर करना था। बाबा अक्सर ईरान से उत्साहवर्धक पत्र भेजते थे। उन्हें अपनी वैज्ञानिक बेटियों पर बहुत गर्व था, जो अत्याधुनिक विषयों पर अध्ययन कर रही थी, जो दुनिया में उनकी जगह सुनिश्चित करेंगी। और वे दोनों इतनी कठिन भाषा होने के बावजूद अंग्रेजी में इतनी तेजी से महारत हासिल कर रही थी। रोया ने कभी वैज्ञानिक बनने की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन तख्ता पलट की भयावहता, बहमन के विश्वासघात और तेहरान में उसके दिल के दर्द के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी इच्छा का कोई महत्व नहीं था। उसे बस जीवित रहना था। कविता की किताबों और विदेशी उपन्यासों से उसे क्या लाभ हुआ था? उसने बाबा को खुश करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि रसायन विज्ञान की डिग्री शायद उसे जीवन में कुछ अनिश्चितताओं से बचा सके। मिल्स कॉलेज में विज्ञान की पढ़ाई पूरी लगन से की, लेकिन उसकी पाठ्यपुस्तक में मौजूद और अणुओं से उसका सिर चकरा रहा था। मंगलवार की सुबह 9 बजे के ख्याल से ही उसका शरीर कांप रहा था। भला वो इसके लिए कैसे तैयार हो पाएगी? परीक्षा। उसने अपनी कड़ी कॉफी का एक घूंट पिया, कप नीचे रखा और घबराहट से चम्मच से उसे हिलाने लगी। वह फेल नहीं हो सकती थी। उसे अच्छे अंक लाने थे और रसायन विज्ञान में सम्मान के साथ डिग्री हासिल करनी थी। बाबा और मनन ने उसके लिए बहुत त्याग किया था। वह नीले ब्लेजर और ग्रे पैंट पहने हुए अंदर आया। उसके बाल ऐसे थे जैसे उसके सिर पर रेत का टीला था। फ्रांसीसी कॉमिक श्रृंखला के टिनटिन का एक सुनहरा बालों वाला संस्करण। उसके ब्लेजर पर सोने के बटन चमक रहे थे और वह सहजता से कतार में आगे बढ़ा और अपना ऑर्डर दिया। उसने उसे घूरने से बचने की कोशिश की। उसे बचपन में टिमटिम की कॉमिक्स बहुत पसंद थी और श्री फखरी ने तो स्टेशन पर उन्हें रखा भी था। हर दुकान में ऐसे कुछ लड़के होते थे, लेकिन यह युवक कॉमिक बुक के किरदार से कहीं ज्यादा सुंदर था। वह उसकी खूबसूरती पर बुरी तरह से मोहित हो गई, इतनी बुरी तरह से कि उसका चम्मच उसके हाथ से गिर गया। हे भगवान! वह झुकी, चम्मच उठाया और दूध, क्रीम और चीनी के डिब्बों के पास रखे टोकरी से नया चम्मच लेने के लिए काउंटर की ओर चली गई। चम्मच लेने के लिए हाथ बढ़ाते ही उसकी कोहनी से कॉफी का कप गिर गया। कप जमीन पर उछला। गाढ़ा तरल पदार्थ उसके चारों ओर फैल गया, टाइलों को भिगो दिया और जगह जगह धारियां बन गई। रोया की चीख तेज थी, एकदम फारसी जैसी, शर्मिंदगी और सदमे से भरी। उसने कुछ नैपकिन लिए और जमीन पर बैठकर अपनी गलती को सुधारने लगी, लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया। अपनी गलती को सुधारने की कोशिश में नैपकिन फट गए। अरे कोई बात नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उसने ऊपर देखा तो टिनटिन उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें सिन्नात्रा जैसी नीली थी। चिंता मत करो, उसने धीरे से कहा। जब वे दोनों एक साथ घुटनों के बल बैठे तो उसने देखा कि उसकी धूसर पतलून ऊन की थी। कैलिफोर्निया में ऊन कौन पहनता था? रोया ने तेहरान छोड़ जाने के बाद ऊन नहीं देखा था। मुझे बहुत अफसोस है, उसने धीरे से कहा। ओह, वह कितनी शर्मिंदा थी, मानो वह किसी पुराने जमाने के ईरानी शौचालय के और बेइज्जत लग रही होगी। काश
कैफे में फिर से वही शोरगुल और झंझनाहट ऊपर बैठा हो और उसके शोर को पहुंच रहा हो। काश सबका ध्यान उन पर ना आए। यह कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मुझे दूसरी कॉफी चाहिए थी, नीली आंखों वाले उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उनके आसपास शोरगुल फिर से बढ़ गया तो रोया को राहत मिली। कैफे के जिन कर्मचारियों ने उनकी तरफ देखा था वे वापस ऑर्डर लेने में लग गए और गंदगी साफ करने का काम उन दोनों पर छोड़ दिया। दोनों ने नैपकिन से गिरी हुई कॉफी को पोंछा। उससे शैम्पू की खुशबू आ रही थी, उस तरह के शैम्पू की जो अमेरिकी सुपरमार्केट में मिलता है, जिससे बड़े बड़े छाग बनते हैं और उंगलियों के बीच में भी झाग उठता है। सुनो, मैं एक और कप कॉफी लेने जा रहा हूँ और तुम इस बारे में बुरा महसूस करना बंद कर दो, ठीक है? योजना अच्छी लग रही है। रोया को यह किसी जानी पहचानी योजना जैसा नहीं लगा, लेकिन उसकी सरल भाषा में यह बात करने का तरीका अच्छा लगा। उसने सिर हिलाया, मुस्कुराई और फिर से सिर हिलाया, लेकिन उसे पता था कि वह किसी अजनबी की तरह सिर हिला रही है, जैसा कि जारी कहती है। वह अपनी मेज पर वापस गई, कुर्सी पर बैठ गई और फिर से नोटबुक पर काम करने लगी। अणुओं के लिए षष्ठाभुजकार आकृतियां बनाने लगी। कैफे में यूसी बर्कले के छात्रों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन मिल्स कॉलेज के भी काफी छात्र थे। माहौल कैफीन और तनाव भरा हुआ था। हर कोई फाइनल परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था। क्रिसमस की छुट्टियां एक मृत तृष्णा की तरह सामने थी, मानो मुश्किलों से परे कोई सपना हो। उस बहुप्रतीक्षित छुट्टी से पहले कितना काम निपटाना था। अचानक उसकी नोटबुक में बनी आकृतियां एक परछाई में धुंधली हो गई। उसने ऊपर देखा और नीचे ब्लेजर पहने हुआ आदमी उसकी मेज के बगल में खड़ा था। अगर मैं अनुमति दूं, फिर से वही मुस्कान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आज इस कॉफी शॉप में सामान्य से अधिक भीड़ है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? कॉफी शॉप? यह शब्द पूरी तरह से अमेरिकी लगता था। कुछ लोग तो मिडवेस्ट के उन छोटे कस्बों की याद दिलाते थे जहां वह कभी गई नहीं थी, लेकिन फिल्मों में देखा था। कॉफी शॉप, भला कौन इस तरह बोलता है? कैफे कैफे, बस यही वो और जारी कहती रहती थी। यहाँ एक गोरा टिनटिन था जिसकी मुस्कान कॉफी शॉप वाले किरदार जैसी थी। उसमें रॉबर्ट मिचम की किसी फिल्म से निकला हुआ ब्लेजर पहना हुआ था और फला लैंड की पैंट पहनी थी, जो लंदन की लगती थी, बर्कले कैलिफोर्निया की नहीं। कृपया। रोया ने मेज पर जगह बनाने के लिए अपनी किताबों को करीने से ढेर से लगा दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सागर को दो भागों में बांट रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं कुछ ज्यादा ही आगे तो नहीं बढ़ रही, लेकिन क्या मना करना असभ्य नहीं होता? काश उसे इस देश के नियम पता होते। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई नियम ही नहीं है। ईरान में रहना कहीं ज्यादा आसान था, जहाँ परंपरा, रीति रिवाज और दादाजी का रिश्ता ही अक्सर व्यवहार तय करते थे। वाल्टर, मैं बोस्टन से हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या उसे हाथ मिलाना चाहिए? यहाँ तो ऐसा ही होता था। अमेरिकियों को हाथ मिलाना पसंद था, मानो वे व्यवहारिक साझेदार हों, कोई सौदा कर रहे हों, कोई अनुबंध पक्का कर रहे हों। उसने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और उसकी सहज पकड़ ने उसे चौंका दिया। उसे यकीन था कि उसका चेहरा लाल हो गया था। काफी समय हो गया था जब उसने किसी पुरुष का हाथ अपने हाथ में महसूस किया था। जब वह उसके सामने बैठा तो उसकी इस धृष्टता से वह थोड़ी घबरा गई। लेकिन यहाँ ऐसा ही होता था, है ना? सब कुछ आसान था। कोई सख्त सामाजिक नियम नहीं थे जिन्हें तोड़ने पर पूरा परिवार शर्मिंदा हो जाए। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी किताबें निकालेगा, बाकी छात्रों की तरह उनके पीछे दुबक जाएगा, आहें भरेगा और आने वाली फाइनल परीक्षाओं के बारे में शिकायतें करेगा। लेकिन इसके बजाय उसने अपने ठंडे पानी के कप को हिलाया। वह ऐसे ऐसे घूंट पी रहा था मानो इटली के किसी खूबसूरत चौक पर पहाड़ों के नज़ारों के बीच बैठा हो।
मानो उसके पास दुनिया का सारा समय हो, मानो उसे कोई काम ना हो। उसका हर अंग साफ-सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। ज़ाहिर है, उसके वहाँ बैठे-बैठे वह पढ़ाई नहीं कर सकती थी। उसने उसे हाँ क्यों कहा था? जब उसने उससे पूछा कि वह किस कक्षा में है, तो रोया ने कल्पना की कि उसके मुंह से साबुन के बुलबुले निकल रहे हैं। यह आदमी अभी-अभी नहाया हुआ था। उसे नहीं लगता था कि वह कभी पसीना बहाता होगा। उसकी ऐसी बेदाग छवि ने उसे प्रभावित किया, बल्कि उसके तौर-तरीकों ने, यहाँ तक कि जिस तरह से वह अपनी कॉफ़ी पी रहा था, वह भी सदा हुआ, शांत और बिना किसी हड़बड़ी के। वह सुरक्षित सा लग रहा था। वह एक बार एक उतावले लड़के से मिल चुकी थी। उसके जोश, उत्साह और अनिश्चितता में बह गई थी। वह यह गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। उत्तेजना को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दरअसल बहमन और उसके धोखे के बाद रोया ने कसम खाई थी कि वह कभी भी किसी पुरुष से नहीं बंधेगी। वह अमेरिका में खूब पढ़ाई करेगी, ईरान लौटेगी, अच्छी नौकरी करेगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर समीकरणों, प्रयोगों और शुद्ध विज्ञान में डूबी एक कुंवारी लड़की का जीवन जिएगी। वह अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहेगी, ऐसे संयम और दृढ़ता के साथ कि सबसे दृढ़ निश्चयी लोग भी हार मानकर आसान और कम मुश्किल साथी की तलाश में निकल पड़ेंगे। लेकिन यह आदमी, नीली ब्लेजर पहने कॉफी शॉप का एक लड़का, बेहद प्यारा था और उसने उसे अपनी मेज पर बैठने दिया। वह मुस्कुराया और विनम्रता से ऐसी बातें करने लगा जो अपने सादगी में अद्भुत थी। वह इशारेबाजी नहीं थी, ना ही कोई छेड़छाड़, बस सम्मान था। उसने उससे सवाल पूछे, जिसका उसने जवाब दिया। किसी के प्रति आकर्षित होने के विचार से ही वह सियर उठी। वह फिर कभी बहमन की बाहों में उस कोमल, नरम लड़की की तरह नहीं रह सकती थी। और क्या आपको यह केमिस्ट्री संतोषजनक लगती है? वाल्टर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैं क्षमा चाहता हूँ। तुम एडवांस केमिस्ट्री पढ़ रही हो, है ना? उसने उसकी पाठ्यपुस्तक की ओर इशारा किया। क्या यह वही है जो तुमने सोचा था? मेरा बेटा उमर सईद लेबनान का रहने वाला है कि बेरूत में वह पढ़ाई कर रहा था। वह यहाँ की पढ़ाई से कहीं ज़्यादा गहन थी। तो मैं बस यही सोच रहा था। खैर, मैं ईरान में कभी विश्वविद्यालय नहीं गई। वह उस लड़के से बात करने में इतनी घबराई हुई क्यों थी? सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त की, मतलब संतोषजनक, रसायन विज्ञान, तो हाँ, यह काफ़ी हद तक हो गई। उसने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर झुककर फुसफुसाया। कैलिफोर्निया की यह संस्कृति मेरे लिए कुछ नहीं है। बेशक उसके लहजे, काले बालों और आंखों से उसकी नवीनता का अंदाजा लगा लिया होगा। लेकिन क्या वह हर चीज में परदेसीपन का एहसास कराती थी? उसने कल्पना की कि वह जहां भी जाती है, उसके आसपास गुलाब जल और केसर की हल्की सी खुशबू मंडराती रहती। फिर भी वह उससे सहजता से बातें करता रहा, मानो उसमें कुछ भी अजीब ना हो। उसने उसे बताया कि वह कैसे स्नातक की पढ़ाई के लिए पश्चिमी घाट तक चला गया था, लेकिन कैलिफोर्निया में खुद को एक अजनबी जैसा महसूस करता रहा। उसने न्यू इंग्लैंड की बात की, सर्दियों में स्लेजिंग करने और गर्मियों में केप लॉबस्टर रोल खाने और द रेड सॉक्स नाम की एक टीम के लिए चीयर करने की बात की। रेड सॉक्स टीम के लिए कितना बेतुका नाम है। वॉल्टर के न्यू इंग्लैंड में बिताए गए बचपन के वर्णन ने रोया को एक अमेरिकी फिल्म के दृश्यों की याद दिला दी, जो उसने बहमन के साथ सिनेमा पेट्रोपोल में देखी थी। उसने वाल्टर की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी बातें सुकून देने वाली थी। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कितना सुकून दे रहा था। वह किसी पारिवारिक टीवी शो के किरदार जैसा था। उसने ऐसे देश को कभी नहीं छोड़ा था जिसके प्रधानमंत्री को तख्ता पलट में हटा दिया गया हो। उसने अपने पैरों पर गोलियां चलते नहीं देखी थी। वह स्लेजिंग करता था। वह हॉट चॉकलेट पीता था। उसके नीचे ब्लेजर के पीछे रोया को एक ऐसी मासूमियत दिखाई दी जिसे पाने के लिए ज्यादातर लोग कुछ भी देने को तैयार रहते। उसे उसकी इस सादगी, इस सरल स्वभाव से ईर्ष्या हुई।
जब वे साथ बैठे थे, तो वह ज़्यादातर सुनती रही और कुछ कम बातें करती रही। टूटी-फूटी अंग्रेजी, इन सब के बारे में बताते हुए वह जारी से जुड़े सवालों के जवाब, उसका अतीत, जिस बोर्डिंग हाउस में वह रहती थी, उसकी बहन, वह एक वैज्ञानिक बनना चाहती थी, यह सब बताती रही। जब वाल्टर ने अपनी कॉफ़ी खत्म कर ली, तो वह उठा और 2 और कॉफ़ी लेकर वापस आ गया। जैसे ही उसने उसे एक कप दिया, उसे याद आया कि एक कैफ़े में आकर एक और आदमी ने उसे कॉफ़ी देते हुए पूछा था कि उसे कैसी लगी। उसने जल्दी से वॉल्टर से कप लिया और एक घूँट पी। हालाँकि वह बहुत गर्म थी। वे बातें करते रहे, उसके सामने बैठकर, उसकी बातें सुनते हुए उसके अंदर कुछ खुल गया। वह तनाव, जिसे वह इतने लंबे समय से दबाए हुए थी, थोड़ा कम हो गया। उसने बहुत लंबे समय बाद इतना सुकून महसूस किया। 1 घंटा बीत गया और बहुत कम षटकोणीय अणु बनाए गए। उसने पूछा कि क्या वह उसे फाइनल परीक्षा खत्म होने के बाद बोस्टन में छुट्टी में जाने से पहले पावर हाउस की गैलरी में लेकर जा सकता है। ठीक है, उसने उससे पूछा। उसकी नीली आंखें उसकी आंखों से मिली। यह बिल्कुल एक योजना जैसा लग रहा था। थैंक यू।